भारत की एक छोटे से गांव में एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी। खेत बर्फ की चादर से ढके हुए थे और हवा की ठंडक गांव वालों की हड्डियों तक में समा रही थी। शांति देवी, एक मध्यम आयु की महिला जिनका चेहरा कोमल और स्वभाव शांत था, अपने साधारण घर के बाहर खड़ी होकर अपनी शॉल को कसकर लपेटे हुई थी। उनके पति राम सिंह गांव में एक सम्मानित किसान थे जो अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज का दिन साधारण नहीं था। राम सिंह को गांव के पंचायत कार्यालय बुलाया गया था ताकि वे लक्ष्मीबाई की रहस्यमय मौत की जांच कर सके, जो कि एक अन्य गांववासी भोलानाथ की पत्नी थी। ये खबर तेजी से फैल गई थी और गांव में चर्चाओं का माहौल था। लक्ष्मीबाई को उनके घर में छत के बांस से लटका हुआ पाया गया था। भोलानाथ ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन गांव वालों को इस पूरी घटना में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शांति ने देखा कि राम सिंह जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तुम ठीक रहोगे? उसने चिंता स्वर में पूछा। राम सिंह ने सिर हिलाया। शांति, ये मेरा कर्तव्य है। इसके अलावा उन्होंने तुम्हें और गंगा देवी को भी साथ आने के लिए कहा है। सरपंच ने कहा कि एक महिला का दृष्टिकोण होना मददगार हो सकता है। शांति ने सिर हिलाया। गंगा देवी गांव के सरपंच की पत्नी थी, जो अपने मजबूत राय और तीखे स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वे दोनों पुरुषों के साथ नाथ के घर जाएंगी, जहां लक्ष्मीबाई ने अपनी जिंदगी बिताई और अपनी जान गंवाई थी। छोटा समूह पैदल ही निकला। पुरुष आगे चल रहे थे, जबकि शांति और गंगा देवी पीछे पीछे चल रही थी। गांव शांत था। आमतौर पर होने वाली हलचल इस दुखद घटना से मध्यम पर गई थी। चलते हुए शांति के मन में लक्ष्मीबाई का ख्याल आ रहा था। वो भी शांति की तरह एक शांत महिला थी, जिसके कोई बच्चे नहीं थे और बहुत कम दोस्त थे। शांति हमेशा उससे एक जुड़ाव महसूस करती थी, हालांकि वे कभी भी करीबी नहीं रही। मुझे हमेशा से पता था कि उस घर में कुछ गड़बड़ थी, गंगा देवी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। भोलानाथ बहुत सख्त आदमी है। कभी उसे मुस्कुराते या लक्ष्मी के साथ प्यार से पेश आते नहीं देखा। शांति चुप रही। उसके विचार भारी थे। उसने भी वही देखा था, लेकिन गांव की ज्यादातर महिलाओं की तरह उसने भी अपनी बातों को अपने तक ही रखा। दूसरों के मामलों में दखल देना उसका काम नहीं था, खासकर जब वो किसी पुरुष के घर से संबंधित हो। जब वे नाथ के घर पहुंचे तो पुरुष पहले अंदर चले गए, जबकि महिलाओं को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। कुछ मिनट बाद सरपंच धर्मवीर ने उन्हें अंदर बुलाया। घर ठंडा और अंधकारमय था। हवा में नमी और उपेक्षा की गंध फैली हुई थी। लक्ष्मीबाई का शरीर पहले ही उतार दिया गया था और अब वो कमरे के बीच में एक चटाई पर सफेद चादर से ढका हुआ पड़ा था। जब पुरुष अपने जांच शुरू कर रहे थे, शांति और गंगा देवी को अपनी ही मर्जी से घूमने के लिए छोड़ दिया गया। वे चुपचाप छोटे बेतरतीब घर में इधर उधर घूमते रहे, लक्ष्मीबाई के जीवन के विवरणों को देखते हुए। रसोई सूनी थी, सिर्फ कुछ बर्तन और पैन ही थे, और कोने में बिस्तर एक पतली गद्दी के सिवा कुछ नहीं था। यह साफ था कि लक्ष्मीबाई ने गरीबी और कठिनाइयों में जीवन जिया था। कमरे के कोने में शांति ने एक छोटी सी टोकरी देखी, जिसमें कुछ कढ़ाई का काम रखा हुआ था। उसके पास गई और एक आधी बनी हुई कपड़े की कढ़ाई उठाकर उसके नाजुक टाकों पर अपनी उंगलियां फिराई। लक्ष्मीबाई फूलों और बेलों की डिजाइन पर काम कर रही थी, जो उजले रंग
इस उदास माहौल के बिल्कुल विपरीत थे। वो ये बना रही थी? गंगा देवी ने पूछा, शांति के पास आकर खड़ी होते हुए। हाँ, शांति ने धीरे से उत्तर दिया। यह सुंदर है ना? गंगा देवी ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। उसमें बहुत धैर्य रहा होगा जो उसने इतना बारीक काम किया। मुझे आश्चर्य है कि उसने इसे पूरा क्यों नहीं किया। शांति ने अधूरी कढ़ाई को देखा। उसके मन में उदासी की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मीबाई की जिंदगी भी अधूरी छूट गई हो, जैसे वो अपने काम को पूरा करने से पहले ही खत्म हो गई हो। जब वे घर की खोज जारी रखी, शांति की नज़र एक छोटे से डिब्बे पर पड़ी जो एक शेल्फ पर रखा था। उसने उसे नीचे उतारा और खोलकर देखा कि उसमें कुछ छोटे कीमती सामान थे। वहाँ एक जोड़ी चांदी की पायल, कुछ पुराने फोटोग्राफ और एक छोटी पीतल का भगवान कृष्ण का मूर्ति था। शांति का दिल भारी हो गया जब उसने महसूस किया कि ये शायद लक्ष्मीबाई के सबसे प्रिय सामान थे। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, है ना? गंगा देवी ने धीरे से कहा। नहीं, शांति ने सहमति जताई, लेकिन इन चीज़ों का उसके लिए मतलब था। जैसे ही वे बेडरूम में पहुंचते, शांति का ध्यान एक अजीब चीज़ पर गया। बिस्तर, जो कि साफ सुथरा बिछा हुआ था, उसके बीच में एक अजीब सी उभार थी। जिज्ञासा से उसने गद्दे को उठाया और देखा कि उसके नीचे एक छोटा बारीकी से कढ़ाई किया हुआ रज़ाई रखा हुआ था। रज़ाई पुराना और घिसा हुआ था, लेकिन कढ़ाई बेहद सुंदर थी, जैसे हर धागा सावधानी और मेहनत से लगाया गया हो। देखो गंगा देवी, ये रज़ाई, शांति ने कहा, उसे उठाकर दिखाते हुए। गंगा देवी ने आश्चर्य से कहा, ये लक्ष्मीबाई का काम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने इसे गद्दे के नीचे क्यों छिपाया होगा? शांति ने रज़ाई को और ध्यान से देखा। उसकी उंगलियां पैटर्न को महसूस कर रही थी। ऐसा करते हुए उसे कपड़े में कुछ कठोर महसूस हुआ। उसने सावधानी से टाकों को खोला और एक छोटा चमकता हुआ वस्तु निकाला, एक चांदी की चाबी। चाबी? गंगा देवी ने उलझन में कहा। यह किसके लिए हो सकती है? शांति का मन तेजी से दौड़ने लगा। लक्ष्मीबाई ने इस चाबी को रज़ाई में क्यों छिपाया होगा? वो क्या बचाने या छुपाने की कोशिश कर रही थी? जितना उसने इस बारे में सोचा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि यह चाबी लक्ष्मीबाई के जीवन और मौत को समझने का सुराग हो सकता है। जब पुरुष दूसरे कमरे में अपनी चर्चा जारी रखे हुए थे, शांति और गंगा देवी ने घर में उस चीज की खोज शुरू की जिसे यह चाबी खोल सकती थी। अंत में उन्होंने बेडरूम के कोने में पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे छिपे हुए एक छोटी सी बंद तिजोरी पाई। कांपते हाथों से शांति ने चाबी डाली और घुमाई। ताले की आवाज आई और उसने ढक्कन उठाया। तिजोरी के अंदर पत्रों का संग्रह था जो सभी लक्ष्मीबाई के नाम थे। शांति ने पत्रों को बाहर निकाला और पढ़ना शुरू किया। ये उसके परिवार से थे जो एक दूर के गांव में रहते थे। शीतलपुर नामक का एक गांव था। चारों तरफ कपास के बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े तालाब। पूरे गांव में खुशहाली थी। पर उसी गांव में रघुवीर और कमला मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। सारे दिन काम करने के बाद जैसे शरीर में ताकत ही नहीं बचती थी। उनका बेटा बंकू दिन भर बगीचों में मौज मस्ती करता रहता था। उसके हाथ में हमेशा एक गुलेल रहती, जिससे वो पेड़ों से फल तोड़ता, कुछ फल खा लेता, कुछ घर लेकर आता। कमला कभी गांव के ठाकुरों के घर मजदूरी लेने जाती तो वहां की औरतों के गहने और ठाट बाट देखकर उसका मन करता, मैं भी सुंदर
और जड़ाऊ गहने पहन पाती। हमारे तो नसीब फूटे हैं। पेट भरने का जुगाड़ हो जाए वही बहुत है। बंकू अपनी माँ को दिन रात खटते देखता तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी माँ को कुछ भी नहीं करने दूंगा। उसको सुंदर सुंदर गहनों से लाद दूंगा। एक दिन जब वो जंगल में कूद फांद कर रहा था, तभी उसे बड़े से पेड़ पर कपास के लाल लाल फूल दिखाई पड़े। उसने झट से गुलेल निकाली और कपास के फूल पर निशाना लगा दिया। एक बार, 2 बार और अब तीसरी बार में निशाना लगा। तब जाकर फूल नीचे गिरा। उसने जैसे ही कपास का फूल उठाया, उसमें से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत लड़की लाल कपड़ों में सजी निकलकर बाहर आई। अरे, मैं मर गई। बंकू, तुमने मुझे जीवन दिया है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? पहले तो बंकू उस लड़की की खूबसूरती देखकर हड़बड़ा गया, फिर उसको बोलते हुए देखकर थोड़ा आश्वस्त हो गया। अरे, आप कौन हो और इस फूल के अंदर कैसे आ गई? मुझे तो भूख लगी थी, इसीलिए मैं इधर उधर फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम तारा है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। ये गुलेल जरा मेरे हाथ में दे दो। उसने जैसे ही गुलेल से निशाना लगाया, ढेरों फल से सजी एक टोकरी बंकू के सामने आ गई। बंकू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या, इतने फल? इसमें कोई जादू तो नहीं है? अरे नहीं, तुम खाओ तो सही। बंकू ने एक आम उठाया और खाने लगा। आम का रस मुंह में जाते ही, अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये फल मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम किसी से बताना नहीं कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिले। मैं नहीं बताऊंगा। पर तुम रहोगी कहाँ? खाओगी क्या? मैं तो इस पेड़ पर रहूंगी, यही सो जाऊंगी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए अपने घर से कुछ खाने को ले आता हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करना। बंकू घर गया और माँ, देख, मैं कितने सारे फल लाया हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है। हाँ, उसके लिए कुछ अच्छा खाना बना दो। मैं जल्दी से उसको देकर आता हूँ। मैं तेरी मदद कर देता हूँ। माँ ने देखा कि बंकू दोस्त को खाना देने के लिए कोई भी काम करने को राजी है, तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने फटाफट पूरियाँ, सब्जी और खीर बनाकर उसे दे दिया। बंकू जब खाना लेकर कपास के पेड़ के नीचे पहुंचा, तो तारा वहीं पेड़ की कोटर में सो गई थी। बंकू ने उसे उठाया और खाने की थाली उसके सामने रख दी। पहले तो वो उस खाने की खुशबू से ही खुश हो गई। फिर खाना 2 मिनट में ऐसे साफ कर दिया जैसे कई दिनों की भूखी रही हो। थाली उठाकर बंकू घर जाने को तैयार हुआ तो अरे रुको भाई, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। तभी किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। छुप जाओ, किसी ने तुम्हें देख लिया तो गजब हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तब तक किसी को दिखाई नहीं पड़ूंगी जब तक तुम नहीं चाहोगे। मुझे भी अपने घर ले चलो ना। चलो चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। दोनों घर आ गए। खाना खिलाया अपने दोस्त को। हाँ माँ, उसको खाना बहुत अच्छा लगा। वो तारा का हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले गया। तुम यहीं पर आराम करो, मैं अभी खाना खाकर आता हूँ। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं भाई, पहले कैसे खा लेता। हमारे यहाँ पहले मेहमान को खिलाकर तभी खाया जाता है। तारा ये सुनकर बहुत खुश हुई। बंकू जब खाना खाने गया तो अरे बंकू, किसको खाना खिलाने गया था? इन बर्तनों में तो सोने चांदी के सिक्के भरे हैं। हैं? ऐसा कैसे हो गया? अच्छा माँ, पहले खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना खाकर वो तारा के पास आ गया। अरे, वो सोने के सिक्के? हाँ, वो तुम्हारे ही है। मुझको इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है सिवाय इसकी। मैं जिस बर्तन में खाऊं वो सोने चांदी के सिक्कों से भर जाए। क्या तुम हमारे पास हमेशा रह सकती हो? हाँ, अगर तुम मुझे रोज इसी तरह का स्वादिष्ट भोजन करवाया करो तो रह सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास तो
अपने ही खाने के लिए कई बार कुछ भी नहीं होता। जिस घर में रहने वालों का दिल इतना बड़ा हो कि मेहमानों को खिलाए बिना खुद भोजन ग्रहण न करे, वो गरीब कैसे रह सकते हैं? वो सिक्के बेचकर जो चाहे खरीद लो। पर माँ बापू को क्या कहूँगा? कह देना मेरा एक दोस्त है, उसको खाना खिलाने से मुझे उसने उपहार में ये सब दिया है। दूसरे दिन उसकी माँ काम पर जाने से पहले खाना बनाकर बंकू के लिए रख गई। वो 2 थालियों में खाना निकालकर तारा के पास गया तो वो खाने पर झपट पड़ी। दोनों ने खाना खाया और जब बंकू बर्तन रखने गया तो देखा वो बर्तन में भी सोने चांदी के सिक्कों से भर गए। शाम को जब रघुवीर और कमला वापस आए तो रसोई बर्तन में सिक्के भरे देखकर चकित रह गए। बंकू, तू चोरी तो नहीं कर रहा है? इतने सिक्के कहाँ से आ रहे हैं? माँ, मैं क्यों चोरी करूँगा? मैं सिर्फ अपने दोस्त को खाना खिलाता हूँ और वो बदले में उन बर्तनों को सोने चांदी के सिक्कों से भर देता है। कौन है तुम्हारा दोस्त और कहाँ रहता है वो? अरे माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो सिक्के हमारे हैं। तुम उनको बेचकर अपने लिए ढेर सारे गहने बना लो और जो चाहे खरीद लो। मेरा दोस्त अब यहीं रहता है, लेकिन तुम उससे नहीं मिल सकती। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तू कह रहा है तो तेरी बात मान लेती हूँ। चल, मैं खाना बना लूं। कमला की सारी थकान खत्म हो गई थी। उसने फटाफट खाना बनाया और बंकू को 2 थाली लगाकर दे दी। बंकू, मुझे अपने दोस्त से मिलवा दे, मैं देखूं तो सही वो कौन है। माँ, तू जिद मत कर, वरना वो रूठ जाएगा। माँ ने खाना लगा दिया। तारा ने खाना खाया। जब बंकू थाली लेकर वापस आया तो अचानक जैसे लगा कि भूकंप आ गया और थोड़ी देर बाद ही उनका घर एक खूबसूरत हवेली में बदल गया और सबके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र आ गए। कमला के शरीर पर आभूषण ही आभूषण थे। धन दौलत और नौकर चाकर से भरी हवेली देखकर रघुवीर और कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किसकी मेहरबानी से हो रहा है। मेरे माता पिता तुमसे मिलने को बेचैन हैं। आखिर कब तक उनसे तुम्हें छुपा कर रखूं? अब तो सबके सामने आ जाओ। ठीक है, चलो। रघुवीर और कमला ने जब तारा को देखा तो उसे देखते ही रह गए। उन्होंने उसे बहुत धन्यवाद दिया। तब बंकू ने उन्हें सारी बात बताई कि तारा उसे कैसे मिली थी। मैंने कपास का पेड़ लगाया था, बरसों उसकी देखभाल की। एक बार एक साधु उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और कपास का फूल अचानक उनके पास आकर गिरा। उन्होंने उसे उठाकर अपनी झोली में डाल दिया। शायद उनको कोई औषधि बनानी थी, पर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने उनके हाथ से कपास का फूल छीनकर फेंक दिया। तब तुम्हें इस कपास के फूल से इतना प्रेम है तो जाओ, तुम इसी कपास के फूल में ही अपना जीवन बिताने योग्य हो। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। तब जिस दिन कोई तुम्हें कपास के फूल से बाहर निकालकर भरपेट भोजन कराएगा, उसी दिन तुम श्राप मुक्त हो पाओगी। मुझे नहीं मालूम था कि कपास के अंदर रहने से मुझे अद्भुत जादुई शक्ति मिल गई है। बंकू ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। आप लोग सिर्फ एक काम कर दीजिए, आप बगीचे में कपास के ढेरों पेड़ लगा दीजिए। मैं उनकी पूरी देखभाल करूंगी। पेड़ों की ही नहीं, मैं चाहती हूँ तुम हमारे बंकू की भी देखभाल अच्छी तरह कर पाओगी। तारा ने शर्माकर अपना चेहरा ढक दिया। दोनों की शादी हो गई। सब खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन तारा हमेशा लाल कपड़ों में ही सजी रहती क्योंकि बंकू को वही पसंद था। घर में कई दिनों से पैसे को लेकर रमेश और लीला के बीच में तकझक होती रहती थी। लीला कोठियों में काम करती थी, रमेश साइकिल की दुकान पर काम करता था। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता था। एक दिन लीला, वो लीला, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे सुनोगी तो तुम भी शोर मचाने लगोगी। अरे बताओगे भी कि पहेलियाँ ही बुझाओगे? मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। क्या कह रहे हो? सच्ची? हाँ सच्ची, पूरे 1000 रुपए बढ़ जाएंगे। पर एक मुश्किल है। वो क्या? अब से अक्सर मुझे दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा। क्यों? काम ही ऐसा है।
पैसे ऐसे ही थोड़े बढ़ते हैं। साइकिल की दुकान है ना, तो वो लोग हर महीने साइकिल की रेस आयोजित करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। दोनों खुश थे। 2 साल बाद उनका बेटा हुआ। खर्च बढ़ गया। लीला का काम बढ़ गया था। अब वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन, तुम तो हमेशा बाहर चले जाते हो, मुझे घर का सारा काम और बच्चा दोनों देखना पड़ता है। मैं सारे दिन काम करके थक जाती हूँ। इतने पैसे में गुजारा भी नहीं होता है। क्या करूं? नौकरी छोड़कर तुम्हारी गुलामी करूं? अब अक्सर दोनों के झगड़े का अंत मारपीट में तब्दील होता जाता था। रोज रोज की चीख चीख से तंग आकर एक दिन रमेश ने अपने सारी जरूरी सामान उठाए और घर छोड़कर निकल गया। रात में जब वो नहीं आया तो, अम्मा अभी तक नहीं आया, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? तू रुक, मैं उसके दोस्त मुरली के पास जाकर उससे पूछती हूँ। वो भी तो उसी के साथ काम करता है ना। उसकी सास वापस आई तो, अम्मा कुछ पता चला? नहीं, मुरली कह रहा था कि वो तो आज दुकान आया ही नहीं था। क्या? कहाँ गया होगा वो? अम्मा तुम मुन्ना को पकड़ो, मैं थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखा कर आती हूँ। अरे बावली रुक जा, कल सुबह तक आ जाएगा। कहाँ जाएगा? किसी साथी दोस्त के पास रुक गया होगा। रात भर दोनों इंतजार करती रही, पर सुबह तक रमेश नहीं आया। लीला की रोते रोते आंखें सूज गई थी। अम्मा कहीं मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए? दिन रात तो दोनों झगड़ते रहते हो। आदमी दिन भर काम करके आता है तो शांति चाहता है। जब घर में शांति नहीं मिलती तो बाहर शांति ढूंढता है। अम्मा क्या आदमी को ही शांति चाहिए? औरत का उस पर कोई अधिकार नहीं है। हम गरीबों को ही अपने घर की शांति बनाए रखने का प्रयास करना होता है। बच्चों को पालने के लिए औरत बेचारी हर तरह का दुख सहती है, पर आदमी हमेशा गैर जिम्मेदार ही होते हैं, भले ही वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अम्मा अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर देख लो, फिर जाना थाने। लगभग आधे घंटे बाद ही रमेश किसी आदमी के साथ लंगड़ाते हुए आ गया। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसको देखते ही, क्या हुआ तुम्हें? कल जाते समय मेरी साइकिल एक गाड़ी से टकरा गई थी। मुझे अस्पताल ले गए थे, आज छोड़ दिया, तब मैं घर आया हूँ। उफ़ो, कल से हम लोग परेशान हो गए। मैं तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी। शाम को मुरली आ गया। रमेश, ओ रमेश, कहाँ है तू? क्या हुआ? मैंने सुना तेरी नौकरी चली गई। धीरे बोल, मेरी बीवी सुन लेगी। नौकरी का क्या है, दूसरा मिल जाएगी। पर इतनी चोट कैसे लग गई? रमेश ने पहले वाली ही सारी बातें दोहरा दी। मुरली चला गया। थोड़ी देर में ही लीला काम से वापस आई। मैंने सुना तुम्हारी नौकरी चली गई और ये सारी चोट मारपीट से लगी है। तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। नशे में धूत होकर तुमने झगड़ा किया है। मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं सारे दिन खटती रहूं और तुम सारा पैसा नशे में उड़ाते रहो। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। कैसी बातें करती हो लीला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। ये परिवार तुम्हारा है, तुम इसे संभालो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मुझे एक मौका और दे दो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लीला रोते हुए आंगन में चली गई और आंगन में लगे बेला के फूल तोड़कर डालिया में भर लिया। अचानक, अब मुझे अपने बच्चे की परवरिश के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस आदमी का तो कोई भरोसा ही नहीं, जो इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वो आगे भी नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। नौकरी भी चली गई, अकेले मेरे कमाई से कितने दिन घर चलेगा? क्यों ना गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं? लीला ने सारे फूलों का गजरा बनाया, उनको कपड़े में लपेटा और अपनी कोठी की तरफ चली गई। वहां जाकर, मैडम ये फूल और गजरे आप लगाकर देखना, अच्छे होंगे तो पैसे दे देना, वरना मैं वापस ले जाऊंगी। दूसरे दिन जब वो काम पर आई तो, लीला ये इतने सुंदर गजरे कहाँ से लाई थी? क्या हुआ मैडम? ये तो मैंने खुद ही बनाए थे। अब से तू रोज मुझे ऐसे ही 4-5 गजरे दे जाया कर। मेरी किट्टी की फ्रेंड्स को भी ये बहुत पसंद आए। पैसे मैं दे दूंगी तुझे।
लीला बहुत खुश हुई। क्यों ना मैं फूलों की मंडी से जाकर फूल ले आऊं और गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं। यही सोचकर लीला दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर फूलों की मंडी गई और वहां से खूब सारे बेला के फूल रिक्शे पर लेकर आई। पूरा घर बेला के फूलों से महक उठा। काम पर से वापस आकर उसने पूरे दिन गजरे बनाए और सुबह सुबह ही अपनी गली के नुक्कड़ पर बेचने लगी। वो अपनी मैडम के लिए रोज गजरे ले जाती थी। गजरे ले लो, गजरे ले लो, 10 रुपए का एक गजरा, बेला के फूलों का गजरा। 10 बजते बजते उसके सारे गजरे बिक गए। वो बहुत खुश थी। सारे पैसे लेकर घर आ गई। काम पर गई तो, मैडम जी, आज से मैंने भी अपना धंधा शुरू कर दिया है। किसी को गजरों की जरूरत होगी तो बताइएगा। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है? आज तो 500 रुपए मिल गए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों में वाकई लीला के गजरे की बिक्री काफी बढ़ गई। अब तो उसे लगने लगा कि अकेले वो काम नहीं संभाल पाएगी। एक दिन, अम्मा, अब तुम भी दुकान पर बैठा करो। बच्चों को कौन देखेगा? वो भी हमारे साथ जाएंगे। तुम वहीं बैठकर गजरे बनाते रहना। हम 12 बजे तक गजरे बेचने का काम करेंगे। उसके बाद काम पर जाएंगे। इतनी देर से काम पर जाओगी तो वो लोग रखेंगे? हाँ, वो मैंने बात कर ली है। कुछ ही महीनों में लीला का गजरे का धंधा बहुत बढ़िया चल निकला। पैसे भी अच्छे आने लगे थे। अब वो टेम्पो से फूल लाती थी। उसने दुकान भी खरीद ली थी। लेकिन लीला कभी रमेश को अपने पैसे नहीं देती थी, ना ही उससे पैसे मांगती थी। उसने पैसे इकट्ठे करके एक घर भी खरीद लिया। रमेश कूटता रहता था। रमेश ने देखा कि लीला का काम जितना ही अच्छा चल रहा है, वो उतनी ही चिड़चिड़ी होती जा रही है। वो तो सुबह ही अपने काम पर चला जाता था। एक दिन, लीला, मैं दिन भर काम करके थक जाता हूँ। घर आकर भी आराम नहीं मिलता है। सुबह सुबह ही पूरे घर में खटर पटर शुरू हो जाती है। नींद भी पूरी नहीं होने देती तुम। देखो रमेश, तुम कहीं और जाकर रहना चाहते हो तो चले जाओ। मेरा काम ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस रात रमेश उसके रखे हुए पैसे अलमारी से निकालकर घर से चंपत हो गया। लीला रोती रही पर कुछ कर नहीं सकती थी। रात को जब सब सोए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? खोलो मैडम। लीला ने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ लोग रमेश को घायल अवस्था में लेकर आए थे। उसके सिर में खून बह रहा था और वो नशे की हालत में था। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए। उनके जाते ही उसने एक बाल्टी पानी उसके सिर पर डाल दिया। तब उसको होश आ गया। लीला, मुझे माफ कर दे और ये ले अपने पैसे। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, पर अपने परिवार से दूर नहीं रह सका। इसीलिए मैंने नशा किया और उसी नशे की हालत में गिरकर घायल हो गया। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे धंधे में ही हाथ बटाओगे। कुछ दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और अब वो सेठ रमेश बन गया था।